चंद्रगुप्त अकेले जिस डाकू का पीछा कर रहा था वो अचानक सामने से किसी साए की तरह गायब हो गया। डाकू के अचानक गायब होते ही चंद्रगुप्त हैरान रह गया। वो उसे अपने आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उस सुनसान जंगल में सिवाय उसके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने हैरान होकर खुद से कहा, अभी तो वो यहीं था, अचानक कहां गायब हो गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो वहीं स्थिर हो गया और पैरों की आवाज को गौर से सुनने लगा। कोई दबे पांव चलते हुए उसके पास आ रहा था। उसके कान और भी चौकन्ने हो गए। चंद्रगुप्त ने अपनी कमर में बंधी कटार पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत कर दी। अचानक पीछे से तलवार का एक जोरदार वार चंद्रगुप्त के ऊपर हुआ, लेकिन वो पहले से ही चौकन्ना था। उसने तेजी से पलटते हुए अपनी कटार को तलवार की धार के आगे कर दिया। तलवार का वार निरस्त हो चुका था। अपना वार खाली जाने से वो डाकू गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसा कहते हुए उसने तलवार का दूसरा वार चंद्रगुप्त के सीने पर किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने कटार से उसका वार एक बार फिर विफल कर दिया और बोला, ये जानकर तुम क्या करोगे? तुम बस अपनी रक्षा करो। डाकू ने इस बार चंद्रगुप्त के पैर पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने हवा में उछाल उसका वार खाली कर दिया। दोनों में लड़ाई छिड़ चुकी थी। वो डाकू चंद्रगुप्त पर वार पे वार कर रहा था और चंद्रगुप्त बार बार अपना बचाव कर रहा था, क्योंकि वो डाकू को जिंदा पकड़ना चाहता था। इस बार उस डाकू ने तलवार से चंद्रगुप्त के सर पर वार किया। चंद्रगुप्त ने कटार से अपना सर बचाने की कोशिश की, लेकिन कटार का आकार छोटा होने की वजह से तलवार कटार से फिसलकर उसके चेहरे पर लगने वाली थी कि तभी चंद्रगुप्त ने अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। तलवार की धार वाला हिस्सा सीधा चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया। धार के चलते चंद्रगुप्त के हाथ से खून बहने लगा, लेकिन वो तलवार को पकड़े रहा। अब दोनों गुत्थम गुत्थी में उलझ गए। दोनों आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे से उलझे हुए थे। डाकू गुस्से में बोला, तुम्हें हमारे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम हो कौन? ऐसा बोलते हुए वो अपने शरीर की सारी ताकत चंद्रगुप्त पर झोंक रहा था, जिसके चलते चंद्रगुप्त पीठ के बल झुकता जा रहा था। उसने डाकू की आंखों में देखते हुए कहा, मैं हूं वनदेव और मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने आया हूं। यह बोलते ही चंद्रगुप्त ने अपने शरीर की सारी ताकत डाकू के ऊपर झोंक दी और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। डाकू लड़खड़ा कर गिर पड़ा और वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। इससे पहले कि वो संभल पाता, चंद्रगुप्त चीते की भांति उछलकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और अपनी कटार उसने उसकी गर्दन पर रख दी। डाकू फिर भी नहीं घबराया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे मारने से पहले अपने उस मित्र के बारे में तो सोच लो। पता नहीं अब तक वो जीवित भी होगा या नहीं। चंद्रगुप्त ने गुस्से में कटार के मूंछ से डाकू के सर पर जोर का वार किया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब चंद्रगुप्त ने झट से बरगद के पेड़ की एक जड़ को काट उस डाकू के हाथ पैर बांध दिया और सुकन्या की दिशा की ओर भागने लगा। भागते हुए वो मन ही मन घबराते हुए बोला, पता नहीं सुकन्या के साथ क्या हुआ होगा, मुझे जल्दी उसके पास पहुंचना होगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब चंद्रगुप्त हवा की गति से सुकन्या की दिशा की ओर भाग रहा था। एक और जहां चंद्रगुप्त सुकन्या पे मंडराते खतरे को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर राजहंस उस पे मालकेतु नाम के आने वाले संकट को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा था। तक्षशिला में चाणक्य का अपनी कक्षा में जाने का समय हो गया था। वो पुस्तकालय से कुछ पुस्तक लेकर अपनी कक्षा की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने राजहंस आ पहुंचा। आचार्य को प्रणाम कर उसने घबराते हुए कहा, आचार्य एक सूचना है, चंद्रगुप्त के प्राण संकट में है। यह सुन चाणक्य चौंक पड़े, लेकिन संयम बरतते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? राजहंस ने कहा, आचार्य मैंने वीरसेन और मालकेतु को बात करते हुए सुना। वीरसेन बता रहा था कि चंद्रगुप्त किसी का पीछा करते हुए सांकला नगर की तरफ गया है। वो मालकेतु के माध्यम से उसी जंगल में उसे मरवाना चाहता है और मालकेतु चंद्रगुप्त को मारने के लिए प्रस्थान भी कर चुका है। चाणक्य हैरानी में बोले, लेकिन चंद्रगुप्त सांकला नगर की तरफ क्यों गया? उसे वहां क्या काम हो सकता है? राजहंस दबे स्वर में बोला, उस संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है कि आपका सेवक सुकेतु भी उसके साथ है। यह सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए। वो राजहंस से बोले, ठीक है
तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। राजहंस आचार्य की बात मानकर वहां से चला गया। आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त की चिंता होने लगी। उन्हें वीरसेन और मालकेतु के एकजुट होने का कारण समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते कि तभी पब्बत वहां आया और बोला, आचार्य, कक्षा में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। चाणक्य अपनी कक्षा छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन कक्षा में जाना पड़ा। दूसरी तरफ सुकन्या जिस डाकू का पीछा कर रही थी, वो भी अचानक कहीं गायब हो गया। सुकन्या अचंभित रह गई। उसने मन ही मन कहा, अब ये भूत की तरह कहां गायब हो गया। वो वहां से दौड़ दौड़ कर पेड़ों के पीछे ढूंढने लगी, लेकिन उस डाकू का कोई अता पता नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर हो क्या रहा है यहां? आंखों के सामने से कोई कैसे गायब हो सकता है? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? तभी अचानक पीछे से उस डाकू ने अपने पैरों से एक जोर का प्रहार सुकन्या पर किया। सुकन्या अपना संतुलन खो बैठी और वहीं गिर पड़ी। वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही उस डाकू ने उसे फिर से अपने पैरों से ठोकर मारी। वो थोड़ी दूर लुढ़क गई, लेकिन अब उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इस बार डाकू ने जैसे ही पैर चलाया, सुकन्या ने उसका पैर पकड़कर उसे खींच लिया। वो डाकू वहीं गिर गया। दोनों में उठा पटक चलने लगी। इसी उठा पटक के चलते सुकन्या को अपनी कटार निकालने का मौका नहीं मिला। अब कभी सुकन्या उस पर हावी होती तो कभी डाकू सुकन्या पर। अचानक मौका पाते हुए डाकू ने सुकन्या की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। सुकन्या चाहकर भी उससे अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पा रही थी। उसका दम घुटने लगा था। डाकू ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हमारा पीछा कर रहे थे ना, अब देखो क्या होता है तुम दोनों के साथ। तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए उसने सुकन्या की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। सुकन्या का दम निकलने वाला था कि तभी पीछे से एक कटार तेजी से उड़ती हुई आई और उस डाकू की बाह पर जा लगी। अचानक हुए इस हमले से वो डाकू दर्द से करहा उठा और सुकन्या पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। पकड़ ढीली होते ही सुकन्या ने उसकी छाती पर वार किया और खुद को उसके चंगुल से आजाद कर लिया। चंद्रगुप्त के वहां पहुंचने से पहले ही सुकन्या ने अपनी कमर में छिपी कटार को निकाला और गुस्से में उस डाकू की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना घातक था कि उसके गले की नस कट गई और खून का फंवारा फूट पड़ा। कुछ क्षण छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। चंद्रगुप्त सुकन्या के पास दौड़ते हुए आया और बोला, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन चंद्रगुप्त की बातें मानो सुकन्या के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो वहीं बेसुध से खड़ी उस मृत डाकू को देखे जा रही थी। उसने गुस्से में डाकू को मार तो दिया, लेकिन उसकी हत्या कर देने का आभास उसे अब हो रहा था। घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहली बार उसने किसी को जान से मारा था। कांपती हुई आवाज में सुकन्या बोली, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, गुस्से में हाथ से कटार चल गई। चंद्रगुप्त तो सुकन्या की हालत समझ रहा था। उसने सुकन्या को दिलासा देते हुए कहा, सुकन्या, परेशान मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सुकन्या 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मैंने एक आदमी को अभी भी मार डाला। मैं हत्यारन बन गई। सुकन्या की मनोदशा को देखते हुए चंद्रगुप्त ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी आंखों में देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो गुनाह नहीं कहलाता। लेकिन सुकन्या अब भी बेसुध सी कांप रही थी। चंद्रगुप्त उसे समझाते हुए बोला, तुमने किसी निर्दोष की जान नहीं ली। न जाने इस डाकू ने कितनों की जान ली होगी, कितनों को राह चलते लूटा होगा। तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन से ये बोझ निकाल दो सुकन्या। सुकन्या बोली, मैं बस अपना बचाव करना चाहती थी, मारना नहीं। चंद्रगुप्त बोला, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था और ना ही तुम गलत हो। तुम एक योद्धा हो और योद्धा इतनी छोटी बातों से डरा नहीं करते। काफी समझाने के बाद सुकन्या के मन का डर थोड़ा कम हुआ। सुकन्या के मन को शांत होता देख चंद्रगुप्त ने कहा, अब हमें जल्द से जल्द दूसरे डाकू तक पहुंचना होगा।
मैंने उसे मूर्छित कर बांध रखा है। हमें उससे उसके ठिकानों के बारे में पता करना है, तभी हम इन डकैतों का समूल नाश कर पाएंगे। यह सुन सुकन्या ने हामी भरी और दोनों भागते हुए वहां से दूसरे डाकू की तरफ बढ़ चले। दूसरी तरफ चाणक्य की कक्षा आरंभ हो चुकी थी, लेकिन चंद्रगुप्त वहां नहीं था। चाणक्य अपनी कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे। वो भले ही कक्षा में थे, लेकिन उनके मस्तिष्क को मानो चंद्रगुप्त की चिंता ने घेर रखा था। इधर वीरसेन और पब्बत का ध्यान भी कक्षा में ना होकर चंद्रगुप्त की हत्या की खबर मिलने पर केंद्रित था। वो बेसब्री से मालकेतु के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में चाणक्य ने कक्षा समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। सभी छात्र आचार्य को प्रणाम कर वहां से जाने लगे कि तभी आचार्य गजानन वहां आ पहुंचे। उन्होंने चाणक्य पर कटाक्ष करते हुए कहा, आचार्य, आपका एक छात्र आपकी कक्षा से गायब है। क्या आपको जरा भी भान है? कहां है आपका प्रिय छात्र चंद्रगुप्त? गजानन जितने उत्तेजित थे, चाणक्य ने उतने ही शांत भाव में उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैंने चंद्रगुप्त को अपने सेवक सुकेतु के साथ उसके गांव किसी कार्य हेतु भेजा है, और मुझे नहीं लगता कि उस कार्य का प्रयोजन आपको बताना आवश्यक है। आचार्य गजानन उनके उत्तर से चिढ़ गए और धमकी भरे स्वर में बोले, उम्मीद है कार्य खत्म करके चंद्रगुप्त कल प्रातः मेरी कक्षा में उपस्थित रहेगा, अन्यथा यह बात मुझे कुलपति तक ले जानी होगी। वीरसेन और पब्बत भी वहीं छुपकर सब सुन रहे थे। आचार्य गजानन की चंद्रगुप्त को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देख उनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान बिखर गई थी। कक्ष से बाहर निकल आचार्य गजानन की नजरें जैसे ही पब्बत और वीरसेन से मिली तो तीनों आपस में मुस्कुरा उठे। एक तरफ जहां तक्षशिला में चाणक्य के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मगध में मंत्री शंभुनाथ भेष बदल मोहर बनाने वाले दस्तकार को खोजते हुए मगध के बाजार में आ पहुंचे थे। उन्हें अंदर ही अंदर काफी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, कहीं अमात्य मुझसे पहले उस दस्तकार तक पहुंच गया तो मैं मंत्री शक्टार की बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। मुझे अमात्य से पहले उस दस्तकार तक पहुंचना ही होगा। उन्होंने अपनी नजर और चाल दोनों तेज कर दी। बाजार पहुंच वो एक मोहर बनाने वाले के पास गए और बोले, क्या आपके यहां कोई यूनानी मोहर बना सकता है? उस दस्तकार ने शंभुनाथ को एक नजर देखा और फिर कहा, नहीं, यहां ऐसी मोहर अब कोई नहीं बनाता। तुम व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रहे हो। शंभुनाथ उसकी नजरों को भांप गए और उसके शब्द भी यही बता रहे थे। उन्होंने कहा, पहले कौन बनाता था ऐसी मोहरें? क्या उसका पता मिल सकता है? वो दस्तकार भड़कते हुए बोला, हम यहां मोहरें बनाते हैं, पता नहीं बताते। पता पूछना है तो प्रहरी से जाकर पूछो। मंत्री शंभुनाथ ने कहा, ठीक है, मत बताओ पता, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जिसको तुम बचाने की सोच रहे हो उसकी जान खतरे में है। इतना बोल वो आगे बढ़े थे कि तभी प्रहरी के वेश में एक आदमी तेजी से शंभुनाथ के पीछे आया और कटार का नुकीला हिस्सा पेट पे रखकर बोला, चुपचाप चलते रहो, होशियारी नहीं। वो आदमी मंत्री शंभुनाथ को लेकर एक कुटिया के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर वो बोला, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? शंभुनाथ ने कहा, अगर विश्वास नहीं है तो स्वयं ही देख लो। ये बोल उन्होंने उस आदमी को उसकी दुकान की तरफ देखने का इशारा किया, जहां अमात्य के कुछ सैनिक दुकान पर बैठे एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे, और अगले ही पल वो सैनिक अचानक उसे पीटने लगे और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये देख वो आदमी हैरान रह गया। अब उसे विश्वास हो गया कि मंत्री शंभुनाथ सत्य बोल रहे हैं। वो उनकी तरफ मुड़ते हुए हैरानी में बोला, कौन है आप? शंभुनाथ ने उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उल्टा सवाल किया, अगर भरोसा है तो बताओ, क्या यूनानी मोहर तुमने बनाई थी? उसने खाट पर बैठते हुए कहा, महाशय, मैं ही हूं दस्तकार मिलिंद, जिसने वो यूनानी मोहर बनाई। मुझे पता है कि आप कई दिनों से मुझे तलाश रहे हैं, इसलिए मैं भी आपका पीछा कर रहा था। लेकिन आप हैं कौन? मैं मगध का खाद्य मंत्री शंभुनाथ हूं, और मंत्री शक्टार के खिलाफ लगे आरोपों को तुम्हारी मदद से खारिज करवाना चाहता हूं। अगर अब तुम्हें अपने हितैषी की परख हो गई हो
तो क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? शंभुनाथ ने सवाल करते हुए कहा। यह सुन दस्तकार मिलिंद को शंभुनाथ की बातों पर भरोसा हो गया और वो बोला, हाँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शंभुनाथ बोले, तुम्हें हमारे लिए गवाही देनी होगी। महामंत्री शक्टार को निर्दोष साबित करना होगा। मिलिंद उनकी बातों से सहमत होते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। मरने से पहले अगर मैं किसी का भला कर सकूं तो पुण्य का काम होगा, लेकिन महामंत्री अमात्य के आदमी मुझे यहां भी ढूंढ लेंगे। यह सुन शंभुनाथ उसे आश्वासन देते हुए बोले, महाराज धनानंद अभी भ्रमण पर हैं और जब तक वो भ्रमण से लौट नहीं आते तब तक तुम आचार्य चाणक्य के पाटलिपुत्र वाले घर में नजरबंद रहो। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तुम्हारी सच्चाई ही महामंत्री शक्टार पर लगे कलंक को दूर कर सकती है। मिलिंद उनकी बात मान गया। यह देख मंत्री शंभुनाथ के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब उन्हें बस राजा के वापस लौटने का इंतजार था। जहां शंभुनाथ ने मिलिंद को ढूंढकर विजय पाली थी, वहीं चाणक्य को अब चंद्रगुप्त और सुकन्या को जल्द से जल्द ढूंढना था। चाणक्य तुरंत ही सूरजमल के साथ चंद्रगुप्त और सुकन्या की खोज में गुरुकुल से साकला नगर की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ प्रस्थान कर गए। इधर सुकन्या और चंद्रगुप्त जब उस स्थान पर पहुंचे जहां चंद्रगुप्त ने एक डाकू को बांधा था, तो उसे गायब देख हैरान रह गए। सुकन्या हैरानी में बोली, कहां है वो डाकू? तुमने तो कहा था कि उसे बांध कर आए हो। चंद्रगुप्त बोला, हाँ मैंने ऐसा ही किया था, शायद जल्दबाजी में मैं उसे मजबूती से बांधना भूल गया। सुकन्या जमीन पर पड़ी बरगद की जड़ को उठाते हुए बोली, ये रहा सबूत, वो डाकू यहां से भाग चुका है। मैंने दूसरे डाकू को भी मार दिया। अब हम कैसे उनके ठिकाने तक पहुंचेंगे? हमारा यहां आना व्यर्थ हो गया। अब दोनों के पास सिवाय वापस लौटने के कोई उपाय नहीं था, लेकिन कोई था जो नहीं चाहता था कि वो यहां से जिंदा वापस लौटे। क्या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त पर होने वाले हमले से उसे बचा पाएंगे? क्या राजकुमार पप्पत अपने लक्ष्य को साधने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।